सेट थ्योरी 11th का सबसे पहला टॉपिक है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मतलब इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड में कोई और कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है नहीं। नॉर्मल नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए केवल। सेट थ्योरी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, मतलब अगर आप सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये हेल्प करेगा। कहाँ कहाँ जाके फंक्शन में करेगा, रिलेशन में करेगा, ज्योमेट्री में करेगा, कैलकुलस में आपको यहाँ पे इसका हेल्प मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में। तो कई जगह इसका यूज होता है। तो बेसिक डिफिनेशंस क्या होता है सेट थ्योरी, कैसे होता है, क्या क्या करना है, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये एक बार में समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सिर्फ डिफाइन करेंगे सेट। तो सेट का मतलब होता है सिंपल सा मैथमेटिक्स की भाषा में कि कलेक्शन ऑफ समथिंग। कलेक्शन किसी भी चीज का कर दो तो उसको हम लोग कहेंगे सेट हो गया। बट यहाँ पर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। एक इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप कलेक्शन कर रहे हो तो जिस चीज का भी कलेक्शन कर रहे हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब उसको आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो आप कह सकते हो कि हाँ, जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं क्लास 8 का स्टूडेंट। तो वैसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन उसको हम लोग कहेंगे सेट बन गया। मान लो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 आपका नेचुरल नंबर, तो हम कह देंगे कि 1 2 3 4 5 ये आपका कलेक्शन हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, देन दैट इज कॉल्ड ए सेट। तो डिफाइन यहां पर होना चाहिए, मतलब जिस चीज का आप कलेक्शन कर रहे हो उसको आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मिले कि अगर आप कहते हैं कि रिचेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लासरूम, तो अब रिच कौन है इसका डिफाइन आप नहीं कर सकते हो। अगर हम कहते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम, तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, किसको आप इंटेलिजेंट कहोगे। तो जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो उसका सेट नहीं बनेगा, लेकिन जिस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो उसका सेट बनेगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट रहता है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। मतलब हमने कहा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ये अगर कलेक्शन कर रहे हो, इसको आप मिडिल ब्रैकेट से घेर दे रहे हो, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड ए सेट। तो सेट में जो भी मेंबर्स जो इसके अंदर लिखे जा रहे हैं, ऑल आर कॉल्ड मेंबर्स। तो मेंबर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर हम लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 5, ठीक है, तो यहां पर 1 रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। 5 रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सेट नहीं होगा। सेट में जब भी होगा तो वो नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप किसी भी चीज का, हम डिफाइन करते हैं कि एक सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसको डिफिनेशन दे सकते हो, और वो अलग अलग होना चाहिए, देन उसको हम लोग कहेंगे सेट है, ठीक है। रिपीटेशन यहां पर अलाउ नहीं है। सेट को लिखने का तरीका क्या होगा, हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, यानी कैपिटल ए लिख दिए तो कैपिटल ए जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट को लिखने का जो तरीका है वो तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको आप मिडिल ब्रैकेट में करके लिख दो, 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड सेट। एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 उसके मेंबर्स कहला रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ई आई ओ यू हमने लिख दिया, मिडिल ब्रैकेट से इसको कवर कर दिया, तो ये बन गया मेरा एक सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 लिखा हमने, ये बन गया एक सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लिखना है, 10 से छोटा लिखना है, यानी 2 3 5 7, ये हो गया हमारा एक सेट। तो इस प्रकार से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नोटेशन कैसे करते हैं, नोटेशन हम लोग सेट को दिखाते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग जनरली दिखाते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। ये जनरल भाषा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हम लोग नॉर्मली सेट को इसी प्रकार से दिखाते हैं। मेंबरशिप, अब जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिखा, वॉवेल का सेट लिखा, तो ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक सेट बनाया। ए एक सेट है जिसके मेंबर्स कौन कौन हुए, तो वॉवेल्स, ठीक है। तो जो यहां पर इसके अंदर आ रहा है ये कहलाता है उस सेट का मेंबर, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, इसको लिखा जाता है ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ, ए जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एक मेंबर है, वैसे ही लिखाएगा ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। ये लिखने का तरीका है। मींस क्या हुआ कि ए जो है वो मेंबर है सेट ए का, ई जो है वो मेंबर है सेट ए का, ऐसे करके हमने सभी मेंबर्स को लिखा। वैसे ही अगर हम यहां पर बोलते कि बी बिलोंग्स टू ए,
तो क्या बी इस सेट में कहीं पर है? तो नहीं है यहाँ पर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको यहाँ पर काट दो, यानी बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है कि मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिंबल दिया जा रहा है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसको क्रॉस कर देंगे, मींस वो उसका मेंबर नहीं है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक फॉर्म जो है वो लिखने का तरीका है कि रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म समझते हैं, जैसे अभी हमने लिख के दिखाया कि इसमें सिंपली सेट में जो मेंबर, जैसे मान लो लिख रहे हैं 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मींस क्या हुआ 1 2 3 4 5, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबल बना के हमने लिख दिया कि उसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो जो जो मेंबर है उसको एज ए टेबल हम बना के लिखते चले गए, दैट आर कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है। लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन ब्रैसेस सेपरेटेड बाय कॉमा, आप कॉमा लगाते जाओ और देते चले जाओ। तो ये आपका एक तरीका हुआ सेट को लिखने का। जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है, तो 10 से छोटा जो इवन नंबर हो, 10 से छोटा इवन नंबर क्या क्या मेरा होगा, तो ए इक्वल टू क्या लिखा है 2 4 6 8, 10 से छोटा बोला तो हम 8 तक जाएंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको कॉमा लगा लगा कर हम लिखते चले गए जो भी मेरा उसका मेंबर आया। तो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या हुआ, इसी चीज को हम लिखेंगे लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे पहला लिखा था हमने कि a इक्वल टू 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a एक सेट है, ठीक है, जहां पे x मींस यहां पर उसके मेंबर्स को हम डिनोट कर रहे हैं x से। x जो है सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि हम उसी को लिखे केवल वर्ड्स में। ठीक है, जिसको तरीका क्या होगा, x सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जैसे वॉवेल लिख रहे थे तो क्या लिखते हैं, a जो है वो x सच दैट x इज वॉवेल। ठीक है, तो ये हो गया। मीन्स क्या हुआ कि डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय प्रॉपर्टी और रूल, मतलब जिस प्रॉपर्टी से वो एलिमेंट वहां पे आया उसको आपको डिस्क्राइब करना है, और जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी उसके सारे एलिमेंट पर लगना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय द प्रॉपर्टी और रूल दैट दे ऑल सेटिस्फाई। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और उसके अलावा कोई मेंबर होना भी नहीं चाहिए। तो ये लिखने का तरीका, जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में x, ये जो एक सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लिखा। तो आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो क्या बोला जा रहा है, x जो a जो है वो एक सेट है जिसका मेंबर x जो है वो नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कैसा है, 3 से बड़ा है 10 से छोटा है। मतलब क्या हुआ, हम a एक सेट लिख रहे हैं जिसमें 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, लेकिन बोला 10 से छोटा, यानी अगला हम 10 नहीं ले सकते हैं, तो ये मेरा हुआ। तो ये और ये एक ही सेट हुआ, लिखने का तरीका अलग हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से सेट लिखने के लिए दिया जा सकता है कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखो या उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला आता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ कि वैसा सेट जिसका कोई मेंबर ना हो, जिसका कोई मेंबर ना हो। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि एक ऐसा सेट है A, ठीक है, उसमें हम बोल रहे हैं कि x जो है सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड क्लास 9। अगर ऐसा बोला जाए कि x एक a जो एक सेट है जिसमें उसका जो मेंबर है वो क्लास 8 का भी स्टूडेंट है और 9 का भी स्टूडेंट है, तो क्या ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो 8 में भी पढ़ रहा हो और उसी टाइम वो 9th में भी पढ़ रहा हो?
ऐसा कोई नहीं होगा। इन दैट केस हम लोग कहेंगे ए जो मेरा है वो एक ऐसा सेट है जिसका कोई मेंबर नहीं है, मींस वो एक इम्पिटी सेट है, वो एक इम्पिटी सेट है। जैसे मान लो बोला गया यहां पर एग्जांपल में दिया गया कि ए एक सेट है जिसमें एक्स जो है, एक्स कैसा है, एक से बड़ा है और दो से छोटा है और एक्स नेचुरल नंबर है। यानी एक से बड़ा और दो से छोटा नेचुरल नंबर पॉसिबल है, एक और दो के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। इट मींस क्या हुआ, ए जो है एक ऐसा सेट है जिसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब उसके अंदर कोई मेंबर नहीं मिल रहा है। इट मींस ए एक आपका नल सेट कहो या इम्पिटी सेट कहो। तो इसमें हम लोग इसको दिखाते हैं इस प्रकार से कि ए को हमने ब्रैकेट तो दिया बट अंदर में कोई एलिमेंट नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड इम्पिटी सेट, या इसको सिंपली दिखाया जाता है फाई से। फाई का मतलब ये हो गया इम्पिटी सेट, तो ये कहलाया आपका इम्पिटी सेट। तो इम्पिटी सेट जहां भी आ जाए मतलब क्या समझ लेना कि इम्पिटी सेट बोलने का मतलब हुआ कि उस सेट का कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है, बट वो सेट है, याद रखना होगा वो एक सेट है, ठीक है। वैसे अगला टर्म जो है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होगा कि वैसा सेट जिसके मेंबर्स को तुम काउंट कर सकते हो, जिसके मेंबर को तुम काउंट कर सकते हो। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5। तो अगर हम बोले कि सेट ए में कितने मेंबर है काउंट करो, तो काउंट करते हैं मेंबर अगर 1 2 3 4 5, टोटल 5 मेंबर है। यानी हम लोग लिखते हैं एन ऑफ ए, मतलब वह मेंबर ऑफ ए कितना है, वो है 5। तो ये काउंट हो गया। इट मींस इसको कहेंगे हम लोग फाइनाइट सेट, कि वैसा सेट जिसमें उसके एलिमेंट्स काउंट हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को कहते इनफाइनाइट सेट के लैंग्वेज में कि केवल हम बोल रहे हैं कि ए जो है एक सेट है, ए जो है एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। हम बोल दिए कि ए जो एक सेट है उसका जो मेंबर है वो नेचुरल नंबर है। मींस क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें इसको टेबुलर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कभी खत्म होगा ही नहीं, ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं हो, चुकी हमने नेचुरल नंबर केवल बोल के छोड़ दिया। मींस क्या हुआ, जितने नेचुरल नंबर होंगे इनफाइनाइट तक वो जा रहा है। अगर ऐसे केस में हमको बोला जाए कि मेंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, तो ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। इन दैट केस दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म बिकॉज आपके पास लास्ट एलिमेंट क्या है वो पता नहीं होगा, ठीक है। रियल नंबर अगर हम लिख दे केवल तो आप कभी यहां पर कंप्लीट नहीं कर सकते हो। वैसे ही अगला टर्म आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब हुआ क्या कि जिसका एक ही मेंबर हो, जिसमें केवल एक मेंबर, जैसे हमने लिखा कि द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो केवल एक ही आपके पास प्राइम नंबर है जो इवन है, वो 2 है। इट मींस क्या हुआ, ये एक सेट जो है इसका सिंपली अगर हम इसको ए से दिखा रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये मेंबर्स के नंबर पर 3 प्रकार से तुम उसको बांट सकते हो। एक हो गया तुम्हारा फाइनाइट सेट, एक हो गया इनफाइनाइट, एक हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। फाइनाइट में काउंट कर पाओगे एलिमेंट को, इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते हो, और सिंगलटन में कर सकते हो, उसका उसके पास एक ही मेंबर है। अगला जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। इक्विवेलेंट सेट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है। जैसे मान लो कि ए एक सेट है जिसका मेंबर है 1 3 5 और बी एक सेट है जिसका मेंबर है ए बी सी। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कहें तो कितना एलिमेंट था ए में, तो एलिमेंट ऑफ ए जो था वो था 3। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी अगर कहें तो वो कितना एलिमेंट था, वो भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट की काउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना चीज को। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में काउंटिंग होता है कि कितने मेंबर हैं। तो इस ए में भी 3 मेंबर हैं, बी में भी 3 मेंबर हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों में इक्वल है। इन दैट केस हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। यानी अगर आपको बोल दिया गया कि दो सेट इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। उसी का अगला होता है कि इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा कि ए बराबर 1 2 3 लिखे, बी बराबर 3 1 2 लिखे, ठीक है। याद रखना वैसा सेट में ऑर्डर मतलब जो एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। तो दोनों में एलिमेंट सेम है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है,
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी दोनों में सेट में दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी तो होगा ही होगा, ये तो कंडीशन होना ही होना है। साथ ही साथ एक्स जो मेंबर होगा ए का वही एक्स मेंबर होगा बी का भी। ठीक है, यानी अगर हम कह रहे हैं कि दो सेट बराबर है, मतलब जो मेंबर ए का है वही मेंबर बी का भी है, इन दैट केस हम कहेंगे ये दोनों सेट इक्वल है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज मत करना, इक्विवेलेंट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं, लेकिन इक्वल सेट में हम लोग एलिमेंट को भी चेक करते हैं। तो ये दो तरीके से सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। अगला आता है सबसेट। सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सेट है A इक्वल टू हम मान रहे हैं 1 2 3 4 और B एक सेट मान रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो A का सारा जितना एलिमेंट है वो B में है या नहीं चेक करो। तो A में 1 था, यहां भी 1 है, B में 2 है, यहां भी 2 है, 3 है, यहां भी 3 है, यहां 4 है, यहां भी 4 है। इसका सारा एलिमेंट B में इंक्लूडेड है, ए का सारा एलिमेंट बी में इंक्लूडेड है। इन दैट केस हम कहते हैं ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ए जो है वो सबसेट किसका है, बी का। ठीक है, उल्टा क्या कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। तो चेक करते हैं, बी में 1 है, यहां भी मैच कर रहा है